अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? और मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, इस तरह से है कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने कैट और डॉग की बेसिकली इमेज क्लासिफिकेशन का एक टास्क किया था। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास आखिर पे जो एक्यूरेसी थी ट्रेनिंग सेट के ऊपर, वो तो मतलब है कि अच्छी आ रही थी, लेकिन वैलिडेशन सेट के ऊपर वो बिल्कुल मतलब है कि 60% या 56% के अराउंड थी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मिनी कम थी और उसमें गैप हो जाता था। जब हमने विजुलाइज़ करके देखा था, तो तब भी हमारे पास क्या हो रहा था कि उनके दरमियान जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी थी, उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा था। इसी तरह जो लॉस थे, तो ट्रेनिंग लॉस तो ग्रेजुअली कम हो रहा था, लेकिन वैलिडेशन जो लॉस था हमारे पास, वो एक टाइम के बाद मिनिमम होना या कम होना ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें कलर इमेजेस को बेसिकली हम देख रहे थे। उसमें हम नेक्स्ट अब कुछ टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम इसको अपने CNN मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह हमने एएनएन्स के टाइम पे हमने ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन वगैरह और L2 रेगुलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह देखी थी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इमेजेस के केस में हमारे पास एक टेक्निक होती है, जिसको हम डाटा ऑगमेंटेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली डाटा ऑगमेंटेशन उस केस में यूज़ होती है जब हमारे पास कहने के जो डाटा है वो जो इमेजेस हैं वो लिमिटेड हो, यानी कि हम बहुत कम इमेजेस हमारे पास मौजूद हों। क्योंकि हम डीप लर्निंग के मॉडल, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि डीप लर्निंग तब अच्छे से परफॉर्म होती है जब हमारे पास डाटा क्या है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो। तो अब क्योंकि हमारे पास इस तरह से कह लें कि इमेजेस को डाटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना मुश्किल काम है, और फिर जब उन इमेजेस को लेबल भी करना पड़े, वो एक ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अब इसकी ना हम मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास एक फार्मा कंपनी थी। जो फार्मा कंपनी है वो चाहती है कि हमारे पास जो है ना, वो बॉडी के सेल्स के ऊपर ना ऑब्जर्वेशंस करना चाह रही है। अब ज़ाहिर बात है, जब हमारे पास जो बॉडी के सेल्स हैं, ये तो हमें ओरिजिनली मतलब लोगों के चाहिए होंगे, तभी हम उस पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यानी कि आप वो ब्लड सैंपल्स लेट्स से अगर वो इकट्ठा करते हैं, ब्लड के कोई सैंपल्स हैं, उनके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कोई दवाई बनानी है जिसके लिए उनको एक ख़ास किस्म के सेल्स हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जो ब्लड के बॉडी के सेल्स में हमारे कहने के जो ह्यूमन है, उसमें से ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसमें से प्लाज़्मा या कह लें कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उन पे वो टेस्टिंग भी करना चाह रहे हैं। तो अब उसकी इमेजेस उनको चाहिए। अब ज़ाहिर बात है, पहले उनको सैंपल लेना पड़ेगा, फिर वो सैंपल लेके उसके बाद उसकी कहने का माइक्रोस्कोप या जिस तरह भी वो उसको विजुलाइज़ करेंगे, फिर वो उसकी पिक मतलब है कि क्लिक करते हैं। देन उस पिक को उन्होंने कहीं पे स्टोर करना है और फिर उसको उन्होंने लेबल भी करना है। तो अब लेट्स से हमारे पास ये जो फार्मा कंपनी थी, वो हमारे पास जो सेल्स हैं या इनकी जो पिक्स है वो इकट्ठी कर पाती है। वो तकरीबन तकरीबन कह लें कि 1000 इमेजेस हो जाती है हमारे पास। तो अब अगर आपको हमारे पास सिर्फ 1000 इमेजेस हैं, तो डीप लर्निंग का जो मॉडल है वो तो इतनी थोड़ी सी जो इतनी कम इमेजेस होंगी उस पे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ना। वो तो ओवर फिटिंग की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो ट्रेनिंग सेट पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो 1000 इमेजेस है, सिर्फ उसके लिए ये मेमोराइज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इस वजह से वैलिडेशन, ये जब वो अनसीन डाटा देखेगा तो उस पे वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम कुछ डाटा ऑगमेंटेशन टेक्निक्स होती हैं, या इमेज ऑगमेंटेशन कह लें, या कुछ इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जो हम उन इमेजेस पे लगाते हैं, और हम अपने जो कह लें कि 1000 का अगर इमेजेस का डाटा सेट है, उसको हम 5000 या लेट्स से 10000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो हमारे पास जाते हैं लेट्स से 1000 की जगह वो चाहते हैं कि नहीं, वो 20000 इमेजेस खुद कलेक्ट करेंगे ना डाटा की। तो अब देखें हमारे पास क्या होगा, उनको 20,000 डिफरेंट पीपल, या कह लें कि हमारे पास अ, अगर वो लेट्स से 1000 पीपल भी लेके आते हैं और उनके टेस्ट सैंपल लेके आते हैं, देन उसके बाद हमारे पास उससे वो कहते हैं कि 20,000 की इमेजेस हम निकालेंगे खुद, यानी क्लिक करके ना, और फिर उसको लेबल भी करेंगे। तो उनको कितनी मतलब है कि कह लें कि मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद उनको सारा कितनी वो कॉस्ट कंप्यूटिव कितना होगा, कितने एक्सपेंस आएगा उनका ना। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आपके पास एक इमेज है, फिर उसको लेबल करने के लिए आपको कोई ना कोई एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, आपको उसको सैलरी देनी है, देन उसमें वो गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो इस वजह से ये कह लें कि एक डिफ़िकल्ट टास्क था।
तो इस वजह से हमारे पास हम क्या करते हैं कि डाटा एगमेंटेशन में अगर हमारे पास स्मॉल डाटा सेट हो, तो हम इमेज पे कुछ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नीक लगा लेते हैं। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नीक क्या होती है कि हमारे पास अगर लेट्स से एक सिंगल फ़ोटो है, ये एक हमारे पास क्या है, सिंगल फ़ोटो है। तो हम क्या करते हैं उसको, या तो हम इस फ़ोटो को फ्लिप कर लेते हैं हॉरिज़ॉन्टली, या उसके बाद वर्टिकली, या उसके बाद हम इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं इसकी, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटेट की हुई एक चलें यहाँ पे ड्रा कर दूँ कि हमारे पास वहाँ पे स्क्वायर था, तो हमने स्क्वायर चलें थोड़ा-सा ऐसे रोटेट करके बना दिया। हाँ, मुझे पता है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल आपको समझ आ गई कि कैसे रोटेट हो रहा है। इसी तरह अगर हम क्या कहते हैं ज़ूमिंग की टेक्निक्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट में कैट एंड डॉग का डाटा सेट है, तो हम उसी पे देखते हैं कि हमने कुछ टेक्निक्स उस पे अप्लाई की हैं डाटा ऑगमेंटेशन की, यही ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लगाई हैं, और देन उसको देखते हैं कि क्या वाक़ई हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कोई बेहतर हुई है या नहीं हुई। तो हमारे पास होगा क्या, सिंपली हमने ये तो आपको याद होगा, ये लास्ट क्लास में, या अगर किसी को यहाँ से समझ नहीं आती लाइन ऑफ कोड्स की, तो जो लास्ट लेक्चर है क्लास 17 थी हमारी, उसमें ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो सिंपली हमने अपना डाटा सेट डाउनलोड किया एक यूआरएल से डायरेक्टरीज में स्टोर करके, उसके बाद उसको बता दिया कि हमारे पास 4 किस्म के मतलब के सेट बन गए, कि कैटेगरीज मतलब 2 किस्म की क्लासेस, एक कैट और एक डॉग की, और जो ट्रेनिंग की कैट इमेजेस थी वो 1000 थी, इसी तरह डॉग की भी 1000 है, और जो वैलिडेशन सेट है उसमें 500 इमेजेस थी कैट और डॉग ईच में। तो देन उसके बाद हमारे पास यहाँ तक सिमिलर लाइन ऑफ कोड है। तो अब हम एगमेंटेशन टेक्निक क्या लेके अप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने ना एक फ़ंक्शन बना लिया यहाँ पे। ये फ़ंक्शन बेसिकली इस तरह से करेगा कि हम जो भी एगमेंटेशन टेक्निक लगाएँगे ना, या जो भी इमेज पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएँगे, उसके बाद हम उसको ना विजुअलाइज़ करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका और ऐसा कोई काम नहीं, सिर्फ़ ये विजुअलाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस इमेज को हम प्लॉट करके देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जैसे आपके नाम से नज़र आ रहा होगा फ्लिपिंग द इमेज हॉरिज़ॉन्टली, कि हम इस लाइन ऑफ कोड में ये कर रहे हैं अपनी जो इमेज है उसको हॉरिज़ॉन्टली फ्लिप कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने इमेज जेन के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और उसमें हमने क्या किया कि हॉरिज़ॉन्टल फ्लिप का पैरामीटर जब पास किया इमेज डाटा जनरेटर में से, उसको हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। जब हम ये ट्रू करते हैं तो इसका मतलब है हमारी जो फ़ोटोज़ होंगी वो हॉरिज़ॉन्टली क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएंगी। बाकी जो ये लाइन ऑफ कोड है ये भी लास्ट क्लास से आप देख सकते हैं, या मैं इधर बता देता हूँ कि हमारे पास सिंपली ये था कि हम डायरेक्ट डिस्क में से जब डाटा कह लें कि लोड करके अपने मॉडल को दिखाएंगे, तो उस टाइम उसको कह लें कि ट्रेनिंग में वो क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। तो बजाय इसके, और साथ ये है कि वो साथ में हमारे पास 25,000 या समथिंग डाटा इतने पॉइंट्स मौजूद थे, तो हमने सिर्फ 3000 या इस तरह से 2000 यूज़ कर रहे थे। 3000 बल्कि हम यूज़ कर रहे थे। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, और साथ उन 3000 को एक ही दफ़ा जब हम मॉडल को देंगे, तो तब भी सॉरी 3000 में क्या है, 2000 को अगर हम एक ही दफ़ा अपने मॉडल को देंगे, तब भी वो हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा जनरेटर जो है उससे हम ये करते हैं, अपनी जो कह लें कि इमेजेस होंगी उनके बैचेस बना लेते हैं। तो अब हमारे केस में क्या होगा कि वो क्या करेगा, बैच साइज़ क्योंकि हमने ऊपर रिकमेंड किया था 100 का, चूज़ किया था। रिकमेंड में क्या है, हमने चूज़ किया बैच साइज़ 100 का। तो हमारे पास क्या होगा कि 100 का वो एक बैचेस बना लेगा, और उसके बाद हमारे पास ये जो 100 का कह लें कि बैच इसमें स्टोर हो जाएगा। इसको फिर हम नीचे लेटर ऑन अपने इस वेरिएबल को लेटर ऑन हम अपने मॉडल में से पास करेंगे, और हर दफ़ा ये जो एक बैच होगा इसके ऊपर मॉडल ट्रेन होगा, और नेक्स्ट टाइम दूसरा बैच होगा उसके ऊपर मॉडल ट्रेन होगा। तो इस तरह हम कह लें कि मिनिमम इमेजेस लेके ये, या एक बैच इमेजेस लेके, एक बैच बना के इमेजेस का वो मॉडल को पास करते हैं, ताकि हमारे पास जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल फ्लिप हमने जब इसको दे दिया, तो ये देखिए हमारे पास ये फ़ोटो थी, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, हॉरिज़ॉन्टली ये क्या हो गया, फ्लिप हो गया हमारे पास ना। देन अगर हमने इमेज को रोटेट करना है, तो सिंपली उसी तरह इसमें हमारे पास एक पैरामीटर होता है रोटेशन रेंज के लिहाज से। तो यहाँ पे हम उसकी रोटेशन बता सकते हैं कि हमने उसको कितना रोटेट है। लेट्स से 45 डिग्री अगर हमने लिखा है, तो 45 के एंगल से रोटेट हो जाएँगी। अगर हम इधर 20 लिखते हैं, तो 20 के एंगल से ये रोटेट हो जाएँगी फ़ोटोज़। तो ये देखिए हमारे पास ये फ़ोटो थी, ये आपको नज़र आ रही होंगी थोड़ी-थोड़ी रोटेट हुई। इस तरह अगर हमने ज़ूम की टेक्निक अप्लाई करनी है, तो ज़ूम रेंज के नाम से हमारे पास कहने पैरामीटर आता है, उसकी हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, और इस तरह ज़ूम इन और ज़ूम आउट ये उसको कर देते हैं।
पिक्चर को। अब ये काम जो सारे हमने अलग-अलग किए हैं ब्लॉक्स में, इन सबको हम इकट्ठा भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे एक ही जो हमारे पास इनपुट डाटा जनरेटर था उसके पैरामीटर्स थे। तो यहाँ पे देखिए साथ हमने सिर्फ़ यहाँ पे ना रोटेशन रेंज के साथ-साथ विड्थ शिफ्ट भी दे दिया, हाइट शिफ्ट भी दे दी है, इस तरह शेयर रेंज भी दे दिया है, ज़ूम रेंज, हॉरिज़ॉन्टल फ्लिप। अच्छा, ये जो हमारे पास फ़िल्म मोड होता है बेसिकली, इसमें हमारे पास क्या होता है, फ़िल्म मोड इक्वल टू नियरेस्ट। अब हमारे पास ना सम टाइम जो इमेज कह लें कि हमारे पास थोड़ी-सी मूव करती है ना, तो उसमें कुछ पिक्सेल्स मतलब है कि खाली रह जाएँगे ना। इसको एक मिनट मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे शेयर करके समझाता हूँ, तो वहाँ से आपको ना बेहतर आइडिया हो जाएगा। लेट्स से हम ये करते हैं कि ये हमारे पास ना एक इमेज थी। तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है ये इमेज में कुछ ना कुछ मतलब मौजूद था। तो अब हमारे पास क्या हुआ, जब इस इमेज को हमने थोड़ा-सा शिफ्ट किया है, तो अब हमारे पास जो इमेज होगी, इमेज क्योंकि शिफ्ट होगी, अब इमेज का साइज़ तो सेम ही रहेगा, लेकिन इमेज शिफ्ट हुई है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है ना कि यहाँ से अब ये लाइन्स ऐसे यूँ जा रही होंगी। तो ये इस इतना जो हिस्सा होगा हमारे पास, ये तो जैसे मतलब खाली हो गई क्योंकि इमेज शिफ्ट होगी, साइज़ के लिहाज़ से ये तो ब्लैंक रहेगा। तो अब इसमें जब हम फिल इक्वल नियरेस्ट लिखते हैं, तो वो उसके लिहाज़ से क्या करता है कि जो उसके करीब-करीब इधर पिक्सेल्स होते हैं, उनके लिहाज़ से इस हिस्से को भी वो फिल कर देगा, उस हिस्से को भी भर देगा उस कलर से। होप सो ये आपको समझ आ गया हो, या किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ओके देन गुड। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये सारी यहाँ पे टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद सिंपली इनको कह लें कि विजुलाइज़ करा लिया। तो ये हमारे पास देखें कैट की में कोई रोटेट हुई हुई है और कोई थोड़ी-सी हॉरिज़ॉन्टल फ्लिप भी हुई है, इस तरह से मुख्तलिफ जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हमने अप्लाई की वो हम देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो वैलिडेशन है डाटा जनरेटर है, उसमें हम जिस तरह लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि उसमें हम किसी रीस्केलिंग वगैरह ही करते हैं। बाकी ये कहते हैं एज़ सच कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ट्रेनिंग सेट में बेसिकली हमारे पास कह लें कि चेंजेस होना ज़रूरी है, उसका ज़्यादा होना ज़रूरी है, वैलिडेशन का नहीं। क्योंकि ट्रेनिंग सेट जितना ज़्यादा होगा और जितनी ज़्यादा उसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होंगी और इमेज उतनी ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, मॉडल हमारा बेटर ट्रेन हो रहा होगा ट्रेनिंग सैंपल ज़्यादा होने से। तो वैलिडेशन में तो हमें सैंपल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे कोई भी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि वैलिडेशन का काम सिर्फ़ इतना ही है कि जब हमारे पास एक इपॉक रन होगी, ट्रेनिंग हमारा मॉडल उस इपॉक के दौरान क्या होगा कि ट्रेनिंग डाटा सेट पे ट्रेन हो रहा होगा, और जब वो ट्रेन हो जाएगा तो वो वैलिडेशन सेट के ऊपर जाके अपने आप को मतलब अगर मॉडल टेस्ट हो रहा होगा, तो वहाँ पे उसके लिहाज से उसका वैलिडेशन एक्यूरेसी या वैलिडेशन लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, और वापस मॉडल उस डाटा को देखेगा नहीं। मतलब मॉडल सिर्फ उस पे क्या हो रहा है ट्रेनिंग, यानी कि उस जो हमारे पास अगर मैं बताऊँ तो वैलिडेशन जो सेट होगा उसके ऊपर मॉडल के वेट्स एंड बाइसेस बेसिकली कह लें कि ट्रेन नहीं हो रहे हैं या उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं, सिर्फ मॉडल उसको देख के उसको प्रिडिक्ट कर रहा है कि आया वो ठीक बता रहा है नहीं बता रहा। इसको अगर मैं दूसरी स्क्रीन पे अगर आपको समझाऊँ तो बेहतर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गया। अच्छा, हमारे पास ना इस तरह से हो रहा होता है कि हमारे पास लेट्स ये हमारा क्या एक मॉडल है। इस मॉडल में हमने ना ट्रेनिंग सेट दे दी है, ट्रेनिंग जो हमारा डाटा था। इस ट्रेनिंग डाटा के लिहाज से हमारे मॉडल के जो हैं वेट और बाइसेस क्या होते हैं, मैं यहाँ पे डब्ल्यू और डी लिख रहा हूँ। वेट और बाइसेस क्या हो जाएँगे, अपडेट हो जाएँगे। जब ये अपडेट हो जाएँगे उसके बाद क्या होएगा नेक्स्ट स्टेप में इसी इपॉक में कि हमारा जो मॉडल है उसको हम क्या दे देंगे अब वैलिडेशन डाटा दे देंगे। और वैलिडेशन डाटा सिर्फ़ यूज़ होगा कैलकुलेट करने के लिए, लॉस या एक्यूरेसी कह लें उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा और ये किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये मतलब है कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, या इस वैलिडेशन सेट की वजह से हमारे पास इसकी वेट और बाइसेस अपडेट नहीं हो रही। अब जब नेक्स्ट ये इपॉक में जाएगा तो दोबारा क्या होगा, अब क्योंकि हमारे पास अपडेटेड वेट और बाइसेस हैं जो लास्ट टाइम हमारी ट्रेनिंग हुई उसकी वजह से, तो अब दोबारा हमारे पास लेट्स से जो डब्ल्यू और वीएम है उनको W1 और B1 कह देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास दोबारा जो नेक्स्ट बैच होगा ट्रेनिंग का, उसकी बेस के ऊपर हमारे पास ये दोबारा हमारे पास कह लें कि जो ऑलरेडी
अपडेटेड डब्ल्यू और बी यहाँ से आ रहे थे, वो उसके बेस पे दोबारा अपडेट हो जाएँगे और यहाँ पे हमारे पास W1 और B1 हमारे पास नए वेट और बाइसेस आ जाएँगे और देन दोबारा हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे किस पे, वैलिडेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैलिडेशन डाटा सेट को किस लिए हमें इमेज ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कि हम तो सिर्फ इस डाटा सेट को यूज़ कर रहे हैं अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए, अपने मॉडल की एक्यूरेसी या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। तो लिहाजा हमारे पास इसके इंस्टांसेस या सैंपल कम ज़्यादा होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हमारे पास जो ट्रेनिंग के सैंपल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तभी हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन होगा। इस तरह से हम जो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स थी वो ट्रेनिंग डाटा सेट पे हमने अप्लाई की है। देन नेक्स्ट उसके बाद होप सो ये आपको समझ आ गई है। अब सिंपली मॉडल हमने क्रिएट किया, तो मॉडल उसी तरह हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं की। लास्ट क्लास में जिस तरह हमने इमेज की, क्योंकि हमने शेप 150 क्रॉस 150 सेलेक्ट की हुई थी, वही रखी है। बाकी एक कन्वोल्यूशन लेयर लगा दी, फिर मैक्स पूलिंग, फिर कन्वोल्यूशन लेयर मैक्स पूलिंग, यानी कि 3 कन्वोल्यूशन और 3 मैक्स पूलिंग, बल्कि 4 कन्वोल्यूशन और 4 मैक्स पूलिंग की हमने लेयर लगाई। उसके बाद हमने एक यहाँ पे इस दफ़ा जो एक चीज़ का इज़ाफ़ा किया हुआ है, ड्रॉप आउट लेयर का इज़ाफ़ा किया। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जैसा एएनएन में हम ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए हम ड्रॉप आउट या मुख्तलिफ रेगुलेशन टेक्निक्स यूज़ करते थे या बैच नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लेयर ऐड की है किसकी, ड्रॉप आउट की। तो बाकी ये मॉडल की हमारी समरी है कि कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, तो ये ऑलमोस्ट 3 करोड़ समथिंग, हाँ 3 करोड़ 45 लाख समथिंग हमारे पास बन जाते हैं। उसके बाद अपने मॉडल को हमने ट्रेन किया, मैंने यहाँ पे 50 इपॉक्स लिए हैं, तो ताकि आपको बेहतर है। लास्ट क्लास में मैंने 10 ही इपॉक्स लेके वहीं से हमें अंदाज़ा हो गया था मॉडल की एक्यूरेसी का भी। और तो यहाँ पे भी जब मैं यहाँ पे 10 या 20 रख रहा था, तो उस टाइम जो मॉडल की एक्यूरेसी थी, ट्रेनिंग सेट पे वैलिडेशन एक्यूरेसी, वो इतनी इंक्रीज़ नहीं थी कर रही। तो हमने कहा कि इपॉक्स ज़्यादा करके देख लेते हैं, तो मैंने 50 पे रखी है। तब भी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो 84% पे जंप कर गई और यहाँ पे जो वैलिडेशन एक्यूरेसी वो 80% पे आ गई। तो लास्ट टाइम हमारे पास आपको याद होगा कि ये ऑलमोस्ट 90% पे थी, और ये वाली जो वैलिडेशन एक्यूरेसी थी ये 50 के अराउंड थी, या 56 या 60 के अराउंड थी ना, यानी कि उसमें अच्छा खासा गैप था। तो वो ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा था। तो यहाँ से आपको अगर 3-4 पॉइंट्स का फ़र्क हो, तो उससे हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा ओवरफिटिंग की तरफ नहीं है, क्योंकि अगर मॉडल 84% ट्रेनिंग सेट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 84% अच्छी उससे वो डिटेक्ट कर रहा है इमेजेस को, तो वो वैलिडेशन डाटा सेट पे भी जब गया तो वहाँ पे भी उसने 80% एक्यूरेटली इमेजेस को क्लासीफाई किया उनकी कैटेगरी में या उनकी क्लास में। तो अब हम इसको विजुलाइज़ भी कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो हमारे पास ग्राफ बने थे ट्रेनिंग और वैलिडेशन के, उसमें दोनों में गैप बहुत ज़्यादा था। तो अब की बार हमारे पास आपको नज़र आ रही है साइड बाय साइड ही ऑलमोस्ट जा रहे हैं, और इनमें गैप भी क्या मिनिमम ही है। स्टिल है सही है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमारे पास लास्ट जो हमने मॉडल ट्रेन किया था उसमें था। तो इसी तरह जो लास्ट की अगर हम बात करें, तो लास्ट टाइम था वो वैलिडेशन लॉस कह लें कि यहीं कहीं पे 55-60 पे अटक गया था, और ट्रेनिंग लॉस तो मिनिमम हो रहा था, लेकिन वैलिडेशन लॉस कम नहीं था हो रहा। तो इस दफ़ा अगर हम देखें तो दोनों ग्रेजुअली कम हो रहे थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इमेज डाटा रिकमेंडेशन या मुख्तलिफ इमेजेस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाने से हमारे पास, जब हम इमेज के डाटा सेट को इंक्रीज़ करते हैं, और वो जब ऐसा डाटा सेट हम अपने डीप लर्निंग मॉडल को देते हैं, तो उसमें हम फिटिंग को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास किस तरह से हम डिफरेंट साइज़ के पिक्चर्स को हम एक तो फिक्स साइज़ में लेके आते हैं, और देन उस पे मुख्तलिफ टेक्निक्स लगाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्री ट्रेन्ड मॉडल्स ना। तो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जो पहले से ट्रेन शुदा होते हैं, और उनको हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, और हम ये ईज़िली यूज़ कर लेते हैं सिर्फ इस लाइन ऑफ कोड की वजह से। सिंगल लाइन ऑफ कोड से क्या है कि हम मुख्तलिफ मॉडल्स को यूज़ करें। जैसे ये हमने रेस्टनेट का अगर हमने यूज़ करना है, तो हम ये लाइन ऑफ कोड लिखें तो रेस्टनेट मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एलेक्स नेट का था, जिसका आर्किटेक्चर भी हमने देखा था। इस तरह मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, गूगल नेट के, वीजीजी है, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, या अपने किसी क्लासिफिकेशन अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करें तो उसमें। लेकिन इस चीज़ में हमें वही इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारे पास जो इमेजेस है उनका साइज़ क्या है। तो क्योंकि मॉडल वही साइज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी उस साइज़ पे ही ट्रेन हुआ था। तो रेस्टनेट के केस में हमारे पास जो भी इमेज होगी उसको हम क्या करते हैं 224 में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अभी तो हम क्योंकि बिल्कुल कह लें कि जो हमने स्क्रैच से ऊपर मॉडल आर्किटेक्चर भी जो डिज़ाइन किया था वो स्क्रैच से बनाया हुआ था, तो इसलिए उसमें हम अपनी मर्ज़ी की इमेज का साइज़ डिसाइड कर सकते थे, जिस तरह हमने उसमें 150 क्रॉस 150 का साइज़ डिसाइड किया था। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि व्हाई वी नीड ना प्री ट्रेन
मॉडल्स कि हमें प्री ट्रेंड मॉडल्स की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों है? तो कोई जवाब देना चाहेगा? कोई भी नहीं? चलें इसको भी देखते हैं कि हमारे पास प्री ट्रेंड मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है ना? तो इस तरह से होता है कि हमारे पास, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो डीप लर्निंग है बेसिकली, इसमें हमें जो डीएल है इसमें हमें जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट अमाउंट में चाहिए होता है। तो अब अगर हम इमेज की केस में, जिस तरह मैंने आगे आपको बात की कि हमारे पास फार्मा का अगर कोई काम था और वो इमेज को लेबल भी करना है, तो अब अगर हमारे पास कोई बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो सिर्फ़ 1000 या 10,000 इमेजेस तो नहीं लेंगी या उनको लेबल नहीं करेंगी। मतलब लेट्स से अगर वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इमेजेस लेती हैं और उनको उन्होंने लेबल करना है। तो अब देखें कि अब उनको कितने बंदे चाहिए होंगे उस काम को डन करने में, कितना उनका टाइम कंज़्यूम होगा। उसके बाद वो जब लेबल डाटा उनके पास आ जाएगा, तब उसकी बेस पे वो क्या कर सकते हैं, किसी मॉडल को ट्रेन कर। तो ये एक हमारे पास कहने की जो पहला मसला था कि हमारे पास जो है डीएल के मॉडल्स को जो ट्रेन करने के लिए जो आया था, हमारे पास जो डाटा था वो लेबल डाटा मौजूद नहीं था। जो लेबल डाटा भी आया था वो कम था। लेबल डाटा वाज लेस। मैं इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास अगर लेबल डाटा हमें चाहिए था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमें कितना वो लेबल डाटा हासिल करना क्या था, कितना एक मुश्किल काम था, या कि उसमें कॉस्ट और टाइम कितना ज़्यादा हमें रिक्वायर था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाई कॉस्ट थी ना इसकी। इसी तरह हमारे पास जब लेट्स से अगर हमारे पास एक दफ़ा हमने क्या कर लिया कि हमने अपना एक लेबल डाटा बना ही लिया, यानी कि अब हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट ये था लेबल डाटा हर दफ़ा लाना, उसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सेकंड ये थे कि हमारे पास लेबल डाटा आ गया, अब उस लेबल डाटा को यूज़ करके हमने मॉडल को ट्रेन करना है। अब ज़ाहिर बात है, जब हमने किसी मॉडल को ट्रेन करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें कॉस्ट ज़्यादा चाहिए होगी, फिर हाई कंप्यूट पावर चाहिए होगी। तो उस टाइम भी कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि हर दफ़ा हम क्या कह रहे हैं, लेबल डाटा सेट को यूज़ करके नए सिरे से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। ये हमारे पास दूसरा मसला आ गया। तो अब इस वजह से हमारे पास क्या है ना, ये जो मसले थे, इनके हल के लिए क्या है कि 2006 में गालबन हमारे पास एक बंदा था, उसने कहा किस तरह से करते हैं कि हम एक जनरल डाटा सेट बना लेते हैं। इमेज नेट के नाम से ना उसने एक डाटा सेट बनाना स्टार्ट किया, और वो डाटा सेट बाद में इतना ग्रो कर गया कि वो आई थिंक ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ तक उसमें इमेजेस हमारे पास मौजूद थी। तो इस तरह हमारे पास जो इमेज नेट का जो कहने के डाटा सेट था, उसमें जब इतनी ज़्यादा इमेजेस ऑलरेडी मौजूद थी, तो हमें बार-बार कहने के उसको नए सिरे से कोई डाटा सेट लेबल, और उस साथ में हमारे पास जो बंदा था, उसने जो इमेज नेट का कहने के हमारे पास जो डाटा सेट था, हमारे पास उसमें हमारे पास क्या हुआ कि जो सारा डाटा था, सारी पिक्चर्स थी, वो लेबल थी, और प्लस एक तो हमारे पास लेबल डाटा था ये, और साथ हमारे पास इसमें जो कैटेगरीज़ थी वो सिर्फ़ कैट डॉग नहीं थी, बल्कि ये ऑलमोस्ट आई थिंक 2000 डिफरेंट कैटेगरीज़ थी इसमें। जिसमें हमारे पास कहने के कैट डॉग के अलावा ह्यूमन, इस तरह उनकी जो चीज़ें होती हैं, कहने के पेंट होगी, चेयर होगी, बैग्स हो गए, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ थी, 20,000 या 2000 कैटेगरीज़ हमारे पास मौजूद थी इस इमेजेंट की डाटा सेट में। देन उसके बाद हमारे पास जो ये डाटा सेट जब ये कंप्लीट हो गया, तो देन उसके बाद कहने की 2010 में हमारे पास क्या हुआ, जब ये डाटा सेट हमारे पास इमेज नेट का कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हमारे पास एक फेमस कंपटीशन लॉन्च होना स्टार्ट हो गए 2010 से। और ये जो कंपटीशन थे, ये 2010 से लेके 2017 तक चलते रहे। और इन कंपटीशन का कहने के मकसद क्या था कि जो रिसर्चर्स थे वो कह रहे थे कि पहले तो मतलब डाटा नहीं था हमारे पास, अब डाटा सेट भी मौजूद है, तो अब हमारे पास ऐसे मॉडल्स होने चाहिए जो इस डाटा सेट पे ट्रेन हो, और देन हम उसकी एक्यूरेसी को मेजर करें, उसके एरर को देखें। तो हमारे पास कहने कि हर साल कोई ना कोई नया मॉडल आता था। तो 2010-11 में कहने के हमारे पास जो कुछ मशीन लर्निंग के मॉडल्स थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 26%।
तक उनका एरर था, यानी कि हमारे पास अगर 100 इमेजेस हम मॉडल को दिखाते थे तो उनमें से 26 वो रॉन्ग बताता था, बाकी 64 या 74 बल्कि करेक्टली डिटेक्ट कर लेता था या करेक्ट कैटेगरी में उनको क्लासिफाई करता था। देन डीप लर्निंग का जो कह लें कि एक उसको हम कह सकते हैं एरा आया, एलेक्स नेट, जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था 2012 में, बेसिकली ये इंट्रोड्यूस हुआ। और उस टाइम इसने क्या किया कि हमारे पास जो एक्यूरेसी थी इमेज नेट के डाटा के ऊपर, जब इसने ट्रेंड किया तो जो एरर था वो रिड्यूस करके 25 या 26% से 16 या 17% तक ले आया था। तो ये एक काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था कि 7-8% अगर एरर कम हो गया था। तो वहाँ से फिर जो बड़ी कंपनीज थी, जैसे गूगल वगैरह थे, उन्होंने भी कहा कि हम डीप लर्निंग की टेक्निक्स को अप्लाई करके तो कह लें कि इस इमेज नेट का जो डाटा सेट है इस पे इसको ट्रेन करेंगे और एरर को रिड्यूस करेंगे। तो वहाँ से उन्होंने भी डीप लर्निंग की मुख्य टेक्निक्स अप्लाई करना स्टार्ट की। तो लेयर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा होती गई, आर्किटेक्चर जो हमारे पास मॉडल का वो कम्प्लेक्स होता गया। तो इसमें भी हमारे पास क्या हुआ कि वीजीजी नेट के नाम से और गूगल नेट के नाम से हमारे पास मॉडल्स बने, जिन्होंने एक्यूरेसी को या एरर को मज़ीद रिड्यूस करके अराउंड 10% या 10% से भी मिनिमम मेरे ख्याल से ले आए थे। दैन हमारे पास जो सबसे मशहूर कह लें कि मॉडल हुआ, जिसको बाद में ट्रांसफ़र लर्निंग के लिए भी अप्लाई किया गया, वो खैर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांसफ़र लर्निंग क्या है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं या उसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अलबत्ता रेसनेट वो मॉडल था हमारे पास 2015 में जो आया, जिसने क्या कहते हैं इसको बिल्कुल एरर को कह लें कि रिड्यूस करके 3% तक या 5% तक वो ले आया था। जिसकी वजह से हमारे पास कहने के रेसनेट जो है वो बाद में लेटर ऑन ट्रांसफ़र लर्निंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, या लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी अपनी एप्लीकेशन में। तो अब हमारे पास वो तो आपको इन दोनों जो सवाल थे हमारे कि हमें प्री ट्रेन्ड मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी और हाउ प्री ट्रेन्ड मॉडल केम टू एग्जिस्टेंस, किस तरह से प्री ट्रेन्ड मॉडल थे वो दुनिया में आए या एग्जिस्टेंस में आए। तो इन दोनों सवालों के आंसर मिल गए होंगे कि हमें ज़रूरत क्यों थी प्री ट्रेन्ड मॉडल्स की। कि हमारे पास एक तो पहली बात है कि बार-बार हमारे पास डाटा सेट पहले मौजूद नहीं था। तो जब डाटा सेट मौजूद हुआ तो उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास हमने कुछ जो कहने के मॉडल्स थे उनको उस पे ट्रेन होना स्टार्ट हो गए। और फिर उन मॉडल्स की, क्योंकि वो ऑलरेडी उस डाटा सेट पे इतने बड़े लेवल डाटा सेट पे ट्रेंड है, तो हमें स्क्रैच से हर दफ़ा नया मॉडल को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, तो वो आपको पता लगा कि इमेजनेट का कंपटीशन होता था 2010 से लेके 2017 तक। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने या मुख्तलिफ़ जो बंदे थे, रिसर्चर्स थे, वो अपने अपने मॉडल्स को ट्रेन करते थे और फिर अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते थे। और वहाँ से हमारे पास बड़े बड़े मॉडल जिस तरह रेसनेट या वीजीजी के नाम से दुनिया को मिले, जो बाद में एज अ ट्रांसफ़र लर्निंग के लिए हम कहने के इस्तेमाल होते थे। अच्छा, अब मैंने ट्रांसफ़र लर्निंग का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया कि हमारे पास अगर हम देखें, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ट्रेंड मॉडल्स हैं ऑलरेडी जिनको हम प्री ट्रेंड मॉडल कहते हैं, जैसे रेसनेट है या गूगल नेट है या वीजीजी नेट था, तो ये सारे इमेज नेट का जो डाटा सेट है उस पे ट्रेंड है। तो अब मैंने आपको यही बताया कि इमेज नेट का जो डाटा सेट है उसकी कैटेगरीज़ नो डाउट बहुत ज़्यादा है, मतलब अराउंड 2000 है या 20,000 है, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है। लेकिन स्टिल फिर भी उस अगर हमारे पास कोई ऐसा टास्क आ जाए या हमें ऐसी इमेज को क्लासीफाई करना पड़े जिसमें जो हमारे पास क्लासेस हैं वो इस इमेज नेट के डाटा सेट में मौजूद नहीं है, तो देन हम क्या करेंगे। तो उस टाइम बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रांसफर लर्निंग को अप्लाई करते हैं। तो वो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास का, तो इंशाल्लाह उसको हम उसमें कंप्लीट करेंगे और उसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो यहाँ तक यही था कि हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल वो क्या होते हैं और हम उनको यूज़ कैसे करते हैं और कौन कौन सी प्री ट्रेन मॉडल्स कहने की दुनिया में ज़्यादा मशहूर हुए। जी क्लास, अगर तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।